90 साल के एक दादी गार्डन में बैठे थे। तभी एक आदमी ने आके उनसे पूछा कि अगर आपको पूरा जीवन मतलब कि आप जितने साल के हो उतने साल आपको फिर से जीने को मिल जाए तो आप क्या करोगे। इस प्रश्न के उत्तर में दादी जी ने जो कहा वो हमारी आंखें खोल देने वाली बात है। ये है उनका उत्तर उन्हीं के शब्दों में। ओ गॉड, मुझे अगर फिर से जीवन मिले तो बचपन में मैं पढ़ाई तो करूंगी पर खेलूंगी भी जी भर कर। ज्यादा से ज्यादा पर्वत, नदी और प्रकृति के नजदीक जाऊंगी। खाना हमारे जीवन के लिए है पर स्वाद का चस्का होना कोई बुरी बात नहीं है। मैं कभी भी कैलोरी और प्रोटीन के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। मैं पैसा तो श्योर कमाऊंगी लेकिन वो एक बात मेरी पूरी जिंदगी बन जाए ये नहीं होने दूंगी। लाइफ में सारे चैलेंज में दृढ़ता से सामना करूंगी, उनसे डरूंगी नहीं। कभी कभी डर से मुसीबत ज्यादा बड़ी लगने लगती है, मैं उसे एंजॉय करूंगी। मैंने सारे जीवन में सब कुछ पहले से प्लानिंग करके किया था लेकिन अब मैं वर्तमान में जीना चाहूंगी। फ्यूचर के सपने देखूंगी और उसको पूरा करने के लिए मेहनत भी करूंगी, पर उसके लिए अपना वर्तमान कभी बर्बाद नहीं करूंगी और ना ही अपने फैमिली टाइम को बर्बाद होने दूंगी। आज तक मैं ऐसी औरत हूँ जो पानी की बोतल, रेनकोट, छाता सब लेके ही निकलती हूँ, लेकिन अब मैं रोमांच के साथ नेचर के सभी पल को जीना चाहूंगी। अपने पार्टनर के साथ पूरी जिंदगी एक्साइटमेंट के साथ बिताऊंगी। एक दूसरे की गलतियां निकालना और रुठ जाना कितना बेतुका है ये मैं जान चुकी हूँ। अब पार्टनर के साथ हर वक्त कैसे यादगार बने ऐसे में जीऊंगी। जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब मैं शांत मन से प्रकृति को एंजॉय करूंगी, गाने गाऊंगी, डांस करूंगी, घूमने जाऊंगी, सब कुछ करूंगी जिससे मुझे खुशी मिले। मतलब कि अगर फिर से जिंदगी मिले तो मैं उसे सच्चे अर्थ से जीना चाहूंगी। एक बार सोचिए और कमेंट कीजिए, अगर आपको जिंदगी फिर से जीने मिले तो क्या करना चाहोगे। एक प्रोफेसर ने क्लास में आते ही स्टूडेंट को सरप्राइज टेस्ट लेने के लिए कहा। सारे स्टूडेंट शॉक हुए। काफी लोगों ने इसका विरोध किया लेकिन प्रोफेसर अटल रहे और टेस्ट के लिए सबको क्वेश्चन पेपर दिया गया। पेपर देखते ही सभी स्टूडेंट शॉक हो गए क्योंकि पेपर में कुछ लिखा नहीं था, सिर्फ बीच में एक काले रंग का डॉट बना हुआ था। अभी प्रोफेसर ने कहा, शॉक मत होइए, आपका क्वेश्चन पेपर है, कोई मिस्टेक नहीं है। सब लोगों को नेक्स्ट आधे घंटे के लिए पेपर में जो आपको दिख रहा है उसके बारे में लिखना है। सभी स्टूडेंट ने थोड़े संकोच के साथ पेपर लिखा। प्रोफेसर ने सभी स्टूडेंट की आंसर शीट इकट्ठा करके सबके आंसर बारी बारी पढ़ने लगे। किसी ने काले रंग के डॉट के स्थान के बारे में तो किसी ने साइज के बारे में लिखा था। अपवाद के बिना सभी स्टूडेंट ने काले डॉट का वर्णन किया था। तभी प्रोफेसर ने कहा, ये टेस्ट आपके इंटरनल मार्क्स के लिए नहीं है, मैं तो सिर्फ आपकी विचारधारा देखना चाहता था। और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही सब लोगों ने काले डॉट के बारे में लिखा, लेकिन काला डॉट तो सिर्फ बीच में थोड़ी सी जगह पे है, बाकी जो सफेद हिस्सा है उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया। कितने आश्चर्य की बात है कि किसी ने भी सफेद हिस्से के बारे में नहीं लिखा। ऐसे ही हमारे पास लंबा और उज्जवल जीवन होने के बावजूद हमारा ध्यान दुख या तकलीफ पे रहता है और इसी वजह से हम लोग जीवन का आनंद लेना भूल जाते हैं। जैसे काले डॉट के आसपास सफेद हिस्सा है, उसी तरह हमारे जीवन में दुख और तकलीफ के अलावा हमारे मित्र, हमारे रिलेटिव, हमारी फैमिली और सबसे बड़ी चीज कुदरत की दी हुई सृष्टि है, किंतु हमारा ध्यान तकलीफ में ही रहता है। जीवन में काले डॉट को अनदेखा करके पॉजिटिव जीवन जीना सीखो। याद रखना, काले डॉट के आसपास सब कुछ सफेद है। काफी सालों पहले एक छोटे से गांव में भोला भला किसान रहता था। अपने छोटे से खेत के बगल में उसका छोटा सा घर था और उसके पास कुछ गाय थी। वही गायों के दूध से वो घी बनाकर बेचता था। गांव में एक बेकरी वाला भी था जो इस किसान से हर 2-3 दिन में 500 ग्राम घी खरीदता था, जिसको वो बेकरी की कुछ चीजें बनाने में यूज करता था। उसने कभी भी किसान के दिए हुए घी को नापा नहीं। उसे विश्वास था कि किसान ठीक से ही देता है और किसान इतना भोला था कि किसी को भी उस पर शंका नहीं होती। एक दिन बेकरी वाले को अचानक से मन हुआ कि किसान ने दिया हुआ घी को तोला जाए। इतने वक्त से विश्वास से चल रहे व्यवहार को चेक किया जाए। उसने घी को तोला, तब उसे शौक लगा कि 500 ग्राम घी की जगह 450 ग्राम ही है। उसे काफी गुस्सा आया। इतने सालों से जिस पर भरोसा कर घी खरीदा रहा था उसी ने धोखा दिया, खुद उसे मूर्ख बन गया, ऐसी फीलिंग हो रही थी। उसने गुस्से में आकर किसान से झगड़ा किया और उसकी शिकायत गांव के सरपंच को की। बेचारा भोला किसान सारी बातों से डर गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेकरी वाले की शिकायत से किसान को पंचायत में बुलाया गया और किसान से पूछा गया कि तुम कैसे घी को तोल देते हो, क्या तुम्हारे पास 500 ग्राम 1 किलो का नाप के लिए तोले है और तराजू है। किसान ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे पास तोले कहाँ से होंगे, मेरे पास सिर्फ एक तराजू है। सरपंच ये सुनकर शौक हुए और कहा, तुम पंचायत को बताओ तुम कैसे घी नापते हो। किसान ने हाथ जोड़कर बोला, ये बेकरी वाले का मैं रेगुलर ग्राहक हूँ, उन्होंने मुझसे घी लेना शुरू किया उसके काफी सालों से पहले से मैं उनके यहाँ 500 ग्राम ब्रेड का पैकेट खरीदता हूँ और तराजू में एक बाजू वही ब्रेड का पैकेट रखकर घी नाप लेता हूँ। इसमें मेरा कसूर मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर भी अगर आपको मेरी गलती लगती है तो मैं सजा के लिए तैयार हूँ। सरपंच ने तीखी नजरों से बेकरी वाले को देखा। बेकरी वाला नीचे मुंह करके खड़ा रहा। इसलिए कहा गया है, हम जो दुनिया को देते हैं वही दुनिया हमें देती है। ये कहानी चार्ल्स प्लम जो कि अमेरिकन नेवी के पायलट थे उनकी है। वियतनाम युद्ध के वक्त 75 बार वो जेट प्लेन उड़ा के सक्सेसफुल बॉम्बार्डिंग कर चुके थे। जब वो 76वीं बार बॉम्बार्डिंग करके रिटर्न आ रहे थे तब एक मिसाइल फाइटर जेट को लगी, इसलिए वो पैराशूट लेके कूद गए।
और पकड़े गए। काफी अत्याचार और यातना के 6 साल बाद वो रिहा हुए और अब वो अमेरिका में अपने एक्सपीरियंस के बारे में लेक्चर देते हैं। एक दिन वो अपनी वाइफ के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे, तब उनके बाजू वाले टेबल से एक आदमी आके आप कहा, आप मिस्टर प्लम हो ना, जो कि वियतनाम में युद्ध के दौरान बॉम्बार्डिंग करते थे और आपके जेट प्लेन में मिसाइल लगी थी। चार्ल्स ने काफी आश्चर्य से हाँ कहा और पूछा, आपको इतना डिटेल में कैसे पता? क्या आप मेरे लेक्चर अटेंड करते हो? नहीं, वो आदमी ने बोला, मैंने आपकी पैराशूट पैक की थी। होप करता हूँ कि पैराशूट ने ठीक से काम किया होगा। अरे काफी अच्छे से काम किया था आपकी पैराशूट ने, इसी वजह से मैं अभी जिंदा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया किस बात का, ये तो मेरा फर्ज था। चलो फिर कभी मिलेंगे। इतना कहकर वो आदमी हाथ मिला के चला गया। बस इतनी ही बात थी, पर चार्ल्स को उस रात नींद नहीं आई। वो पूरी रात यही सोच रहा था कि जेट फाइटर की एक सक्सेसफुल और प्राउड पायलट होते हुए उसे कभी भी वो पैराशूट पैक करने वाले आदमी को नोटिस नहीं किया। उसके साथ कितनी बार सामना हुआ होगा, पर कभी उसे ग्रीट नहीं किया। अगर उस आदमी ने पैराशूट ठीक से पैक नहीं किया होता तो ऐसे कितने वर्कर्स होंगे जो केयरफुली सोल्जर्स की जान बचाने के लिए पैराशूट पैक करते होंगे, जिनको वो लोग जानते भी नहीं है। इसके बाद चार्ल्स हर अपने लेक्चर में पूछते थे कि क्या आपको पता है आपका पैराशूट कौन पैक करता है? इसी तरह हमारी जिंदगी में भी काफी लोग हैं जो हमारे लिए मेंटली, फिजिकली, इमोशनली पैराशूट पैक करते हैं। क्या वो हमारा थैंक यू डिजर्व नहीं करते? कार का मैकेनिक अपने गैरेज में एक कार को रिपेयर कर रहा था, तभी उसकी नजर वहाँ खड़े एक डॉक्टर पे पड़ी, जो कि शहर का बहुत बड़ा डॉक्टर था। वो डॉक्टर गैरेज में अपनी कार ठीक होने का वेट कर रहे थे। मैकेनिक ने जोर से आवाज लगाई और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उनके पास गया। तभी मैकेनिक ने अपने हाथ साफ करते हुए कहा, देखिए डॉक्टर, मैं भी आपके जैसा ही काम करता हूँ। मैं भी हार्ट का ऑपरेशन करता हूँ, मतलब कि कार का हार्ट, मतलब इंजन। इसके वाल्व निकाल कर उसे ठीक करके फिर से लगाता हूँ। इस तरह से कार पूरी तरह से नई जैसी हो जाती है। हमारे काम में इतनी समानता होने के बावजूद आपको ज्यादा पैसा मिलता है। मैकेनिक अपनी बातों से डॉक्टर को नीचा दिखाकर खुद को उसके समान दिखाना चाहता था। ये सुनकर डॉक्टर ने मैकेनिक से एक ही सवाल पूछा, तुम ये जितना भी कर रहे हो वो सारा काम कार चालू रख के करके दिखा सकते हो? और डॉक्टर हंस के चल दिए। मैकेनिक आगे कुछ नहीं बोल पाया। एयरपोर्ट पे एक लड़की वेटिंग लॉज में बैठी थी। उसकी फ्लाइट डिले हो गई थी, इसलिए उसको कुछ ज्यादा टाइम बैठे रहना था। उसने एयरपोर्ट के स्टॉल से एक बुक और बिस्किट का पैकेट लिया ताकि उसका टाइम पास हो जाए। एयरपोर्ट के वीआईपी रूम में उसने एक चेयर पे आराम से बैठ गई और बुक पढ़ने की शुरुआत की। तभी उसके बाजू की चेयर में एक लड़का आकर बैठा। बुक पढ़ते पढ़ते लड़की ने बिस्किट का पैकेट निकालकर उसमें से बिस्किट खाने लगी। तभी बाजू में बैठा लड़का उसी पैकेट में से बिस्किट उठाया और खाने लगा। लड़की को यह देखकर काफी गुस्सा आया, पर वो कुछ बोली नहीं, सिर्फ मन ही मन में सोचा, कैसा है लड़का, किसी के पैकेट में से खाने से पहले पूछता भी नहीं। लड़की ने जैसे दूसरा बिस्किट उठाया, साथ में ही लड़के ने दूसरा बिस्किट उठाया। इस बार लड़की को ज्यादा गुस्सा आया। अब ये बार बार हो रहा था, जैसे लड़की बिस्किट लेती वैसे तुरंत ही लड़का बिस्किट उठाता। लड़की को काफी गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ बोल नहीं रही थी। जब पैकेट में आखिरी बिस्किट बचा था, तब लड़के ने बिस्किट उठाया और बीच से टुकड़े करके एक खुद लिया और दूसरा लड़की को दे रहा था। अब लड़की से रहा नहीं गया। वो लड़के ने सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी। झगड़ा करने की जगह लड़की ने अपना सामान उठाया और लड़के को बेशर्म कहा और वहां से चली गई। फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई। सारे पैसेंजर के साथ लड़की भी फ्लाइट में बैठ गई। अब वो लड़की अपने पर्स में कुछ ढूंढ रही थी, तभी उसकी आंखें खुली रह गई। पर्स में उसने खरीदा हुआ बिस्किट का पैकेट जैसे कि तैसा पड़ा था। अब लड़की को खुद पे शर्म आ रही थी। जिस पैकेट से खा रही थी वो पैकेट तो लड़के का था और उल्टा उसी लड़के को मन ही मन में गाली देकर उस पर गुस्सा निकाल रही थी। और जबकि वो लड़का तो गुस्सा भी नहीं हुआ, बल्कि आखिरी बिस्किट भी उसने आधा करके खाया। लड़की को अब पछतावा हो रहा था। वो माफी मांगना चाहती थी, पर क्या करे, फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी थी। इसलिए दूसरों को जज करने से पहले खुद भी भीतर एक बार देख लीजिए। एक आर्मी ऑफिसर हॉस्पिटल के इमरजेंसी विभाग में एंटर हुआ। उसे देखकर नर्स उनके पास आई और कुछ पूछे बिना उनका हाथ पकड़कर अंदर लेके गई। उसने ऑफिसर को आईसीयू के एक हार्ट अटैक पेशेंट के पास लाके खड़ा कर दिया। वो कुछ आगे बोलती उसके पहले दूसरे पेशेंट की कंडीशन बिगड़ते वो वहाँ चली गई। जाते जाते वो पेशेंट के कान में बोल के गई, दादाजी आप कहते थे ना कि आपका बेटा जो आर्मी में है वो छुट्टी लेके आने वाला है, देखो वो आ गया। नर्स के जाते ही दादाजी ने धीरे से आंख खोली और आर्मी ऑफिसर को देखकर अपना हाथ बढ़ाया। ऑफिसर ने तुरंत ही उनका हाथ पकड़ लिया। दादाजी ने फिर से आंख बंद कर ली, लेकिन वो अफसर ऐसे ही हाथ पकड़े हुए खड़ा रहा। काफी देर के बाद नर्स फ्री होते ही ऑफिसर को एक चेयर दी। ऑफिसर दादाजी के हाथ पकड़े हुए चेयर पर बैठ गया। अब रात होने को आई। दादाजी बार बार अर्ध बेहोशी की हालत में आंख खोलते और देखने की कोशिश करते, फिर आंख बंद कर लेते। ऑफिसर दादाजी के हाथ को बार बार प्यार से सहला दे रहा था। ये महसूस होते ही दादाजी की आंखों में से आंसू निकल रहे थे जो ऑफिसर पहुंच रहा था। इससे भी कभी कभी दादाजी के चेहरे पे छोटी सी स्माइल आ जाती थी। रात के 3 बज चुके थे। नर्स बार बार आके ऑफिसर को कहती थी कि वो दादाजी का ध्यान रख लेगी, आप सो जाओ। पर ऑफिसर तो इसी परिस्थितियों के लिए ट्रेंड थे। वो रात को एक पल ना तो सोए
और ना ही दादाजी का कांपता हुआ हाथ छोड़ा। दादाजी ने सुबह 6 बजे अपनी सांस छोड़ी। ऑफिसर ने नर्स को बुलाया। नर्स ने और डॉक्टर ने दादाजी को हार्ट को फिर से शुरू करने की काफी ट्राई की, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटी खत्म करके नर्स ऑफिसर के पास सहानुभूति के लिए आई। वो कुछ बोले उसके पहले ऑफिसर ने उसे पूछा, कौन थे वो दादाजी? नर्स ने आश्चर्य से पूछा, क्यों, वो आपके पिताजी नहीं थे? ऑफिसर ने कहा, नहीं, मैंने उनको पहली बार देखा। मुझे पहले से ही समझ में आ गया था कि कुछ गलती हुई है, लेकिन एक बूढ़ा आदमी जो मरते वक्त अपने बेटे को आखिरी बार मिलने की वेट कर रहा है और उनका बेटा अभी तक नहीं पहुंच पाया या शायद पहुंच भी ना पाए। उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि मैं उनका बेटा हूँ या नहीं वो चर्चा भी मुझे बेतुकी लगी। मुझे लगा कि उनको मेरी सहानुभूति की जरूरत है, इसलिए मैं रुक गया। मुझे ये मेरा कर्तव्य लगा। नर्स का अभिवादन करके ऑफिसर चला गया और नर्स देखती रही कि अपने कार्यक्षेत्र के बाहर की फर्ज अदा करने का सुकून क्या होता है। एक औरत अपनी रसोई में खाना बना रही थी। वो जल्दी से खाना बना के ऑफिस निकलना चाहती थी। अपने बड़े बेटे को उसने स्कूल में छोड़ दिया था और रसोई में कुकर चढ़ाया था। 2-4 सीटी के बाद वो जैसे ही कुकर उतार रही थी तभी उसकी छोटी बेटी नर्सरी से आके उसे टकरा गई। दोनों गिरते गिरते बचे। औरत ने अपनी बेटी को खूब डांटा और वो लड़की रोते हुए अपने कमरे में जाके सो गई। औरत जब ऑफिस के लिए निकल रही थी तब वो लड़की रोते रोते सो गई थी। वो कामवाली को काम बता के ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में पहुंचते ही लॉबी में दूसरी औरत से जोर से वो टकरा गई। दोनों ने एक दूसरे को सॉरी कहा और अपने काम के लिए निकल गए। इवनिंग में औरत को अपने बड़े बेटे का कॉल आया, जिसमें उसने कहा कि छोटी बहन ने सुबह से कुछ नहीं खाया, वो ऐसे ही सोई है। वो आपके लिए गार्डन से लाल फूल जो आपको काफी पसंद है वो तोड़कर आपको सरप्राइज देना चाहती थी। ये सुनकर वो औरत अपने आप को काफी दोषी महसूस करने लगी। वो सोच रही थी खुद ऑफिस के काम के चक्कर में फैमिली को इग्नोर कर रही है। ऑफिस में अगर कोई नहीं होता तो दूसरा कोई उसकी जगह ले लेता है, लेकिन घर में पड़ी क्षति को कोई भर नहीं सकता। सुबह दूसरी औरत से टकराने पर कितने प्यार से सॉरी कहा, पर अपनी बेटी जो सरप्राइज देने आई थी उसे काम के चक्कर में डांट दिया। अब वो जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहती थी, पर उस दिन ऑफिस की मीटिंग की वजह से रात के 9 बजे वो घर जा पाई। लेकिन घर में बेटी खाना खा के सो गई थी। उसके लाए हुए लाल फूल अभी भी उसके पास थे, जो कि मुरझाए हुए थे। औरत ने फूल लिए और देखकर रोने लगी। अनजान लोगों से विनम्रता और शिष्टाचार से बात करने वाले हम लोग हमारे अपने घर वालों से कैसा व्यवहार करते ये हमें देखना चाहिए। एक बार एक यंग कपल बस से पहाड़ी एरिया में ट्रैवल कर रहे थे। उनको जहां उतरना था वो स्टेशन आया। वो दोनों वहां उतर गए। वो स्टॉप पे उतरने वाले अकेले ही कपल थे। उनके उतरते ही बस आगे चलने लगी। बस थोड़ा ही आगे बढ़ी होगी और अचानक से पहाड़ का एक बड़ा सा टुकड़ा टूटकर बस पे गिरा और बस को पूरा कुचल डाला। जितने भी लोग बस में ट्रैवल कर रहे थे वो सारे मारे गए। ये देखकर वो यंग कपल ने सैड होते हुए कहा, काश हम भी ये बस में बैठे होते। क्या आप लॉजिक लगा के सोच सकते हो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मैं बताता हूँ। अगर वो लोग बस में से उतरने की बजाय बस में बैठे रहते तो बस खड़ी रही, वो लोग उतरे और बस फिर से शुरू हुई। उतने में जितना टाइम वेस्ट हुआ वो टाइम में बस वो जगह से आगे निकल चुकी होती और बस पे पहाड़ गिरने से बच जाता। ऑलवेज जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड रखो और दूसरों की मदद की सोचो। जीवन में सफलता का विरोधी शब्द निष्फलता नहीं है, पर हिम्मत हार जाना या ट्राई करना छोड़ देना होता है। सो ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड। प्राचीन काल में सोक्रेटिस उनकी इंटेलिजेंस के लिए काफी जाने जाते थे। एक बार एक पहचान वाला आदमी उनसे आके कहने लगा, आपको पता है मैंने आपके शिष्य के बारे में कुछ सुना है। वो आगे कुछ बोले उसके पहले ही सोक्रेटिस ने उन्हें कहा, तुम मुझे आगे कुछ कहो उससे पहले तुम्हें मेरी 3 फिल्टर टेस्ट में पास होना होगा। 3 फिल्टर टेस्ट? सोक्रेटिस ने कहा, तुम मुझे मेरे शिष्य के बारे में कुछ भी कहो उसके पहले वो बात 3 फिल्टर से चेक करते हैं। पहला फिल्टर है सच्चाई का। क्या तुम्हें भरोसा है कि तुम जो बात करने वाले हो 100% सच है? नहीं, मैंने तो ये किसी के पास से सुना है, मतलब कि तुम्हें पता नहीं कि बात सच है या झूठ। ठीक है। दूसरा फिल्टर है अच्छाई। क्या तुम जो बात करने वाले हो वो अच्छी है? नहीं, वो तो बल्कि वो कुछ आगे बोले उसके पहले सोक्रेटिस ने कहा, मतलब तुम जो बात करने वाले हो वो खराब है और जिसकी सच्चाई के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं कि वो बात सच है या झूठ। वो आदमी ने शर्म से सर झुका के कहा, हाँ। फिर सोक्रेटिस ने कहा, अब आखिरी फिल्टर जिसमें तुम शायद पास हो जाओ। आखिरी फिल्टर है उपयोगिता का। क्या तुम्हें पता है जो तुम बात करने वाले हो वो मुझे किसी भी तरह से उपयोगी है? तभी वो आदमी ने कहा, सच कहूँ तो वो बात आपके किसी उपयोग की नहीं है। तो फिर जो बात सच्ची है कि नहीं उसका पक्का नहीं है, जो बात अच्छी भी नहीं है और मेरे किसी काम की भी नहीं है, तो वो बात तुम्हें मुझे बतानी क्यों है और मैं उसे क्यों सुनूं? वो आदमी शर्म से बाहर चला गया। इस कहानी से पता चलता है कि सोक्रेटिस इतने बड़े फिलोसोफर क्यों माने जाते हैं।
एक मजदूर था जो हमेशा खुश रहता था। रोज वही खुशी और ताजगी भरे चेहरे के साथ वो काम किया करता था। उसमें रोज कोई ना कोई काम करने का उत्साह और जोश रहता था। अगर कोई उससे उसकी खुशी का कारण पूछे तो वो बताता था कि ये तो बस ईश्वर की और एक चमत्कारिक पेड़ की कृपा है। सब मजदूर लोगों को ये अजीब लगता था, लेकिन कोई इसकी जड़ तक नहीं जाता था। वैसे भी मजदूर अपने अपने काम पे ध्यान देते थे, लेकिन सबके मन में इसी बात को जानने की इच्छा तो थी। एक बार उसका एक साथी मजदूर उसके साथ घर पे खाना खाने जाने वाला था। वो दोनों घर पहुंचते ही साथी ने देखा कि वो मजदूर घर के बाहर बड़ा पेड़ था। मजदूर वहां रुका और अपने औजारों की थैली में से एक खाली थैली निकाली और उसे खोली, आंखें बंद करके कुछ बोला और भगवान का नाम लिया। फिर थैली में जैसे कोई कीमती चीज हो उस तरह उसने वो थैली पेड़ पे लटका दी। बस दूसरे ही पल चमत्कार हुआ। वो आदमी के हाव भाव में एक प्रसन्नता आ गई। उसने अपनी पत्नी से खुशी से बात की, बाद में बच्चों के साथ खूब खेला। ये सारे वक्त उसका दोस्त उसे देखता रहा और सोच रहा था कि आदमी दिन भर काम करने के बाद जो पूरी तरह थकावट से टूट चुका था वो कैसे बदल गया। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने आखिर पूछ लिया, तुमने वो पेड़ पे खाली थैली क्यों लटकाई और दूसरे पल तुम कैसे बदल गए? ये सुनकर मजदूर अपने दोस्त को पेड़ के पास ले गया और कहा, ये सारा चमत्कार पेड़ का है। ये हमारी सारी मुश्किलें और परेशानी को लटकाने के लिए है। ये बात उसके दोस्त को समझ में नहीं आई, तो मजदूर ने समझाते हुए कहा, जब मैं काम करके घर आता हूँ तब मेरे साथ थकान, दर्द, टेंशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन साथ में होते हैं। अब मेरे बच्चे और मेरी पत्नी को इससे क्या लेना देना? वो तो खुशी से और अब अगर ये सारी चीजें मैं घर पे लेके आता हूँ तो वो मेरे परिवार को तकलीफ देती है। इसलिए मैंने एक रूल बनाया है कि जब भी घर में आऊँ तब ये सारी चीजें बाहर पेड़ पे लटका दूं और सुबह उसको लेके चला जाऊं। लेकिन दोस्त, तुम नहीं मानोगे, सुबह एक चमत्कार होता है। दोस्त ने एक्साइट होकर पूछा, क्या? मजदूर ने कहा, रात को मैं जितनी भी तकलीफ इस थैली में रखकर जाता हूँ, सुबह होते होते उसमें ज्यादातर तकलीफें अपने आप गायब हो जाती है। उसके दोस्त को मजदूर के खुश रहने का सीक्रेट पता चल गया। अब वो सिर्फ पेड़ को देखता रहा और घर की तरफ चला गया। बिल्डर था जो नए नए मकान बनाकर बेचता था। उसकी कंपनी में काफी लोग काम करते थे, लेकिन उसके साथ एक सुथार काम करता था जो काफी अच्छा कारीगर था। सुथार उसका पूरा इंटीरियर करता था। वो इतनी मेहनत और कुशलता से काम करता था कि मकान तुरंत ही बिक जाते थे। लोग वहाँ इंटीरियर देखकर ही मकान खरीद लेते थे। बिल्डर को पता था कि उसका सारा काम सुथार की वजह से ही चल रहा है। काफी साल बीतने लगे। अब सुथार ये काम से बोर हो गया था और उसकी उम्र भी होने लगी थी। उसने सोचा कि जिंदगी भर जो पैसा जमा किया है उसे एक छोटा घर लेके अब रिटायरमेंट लिया जाए। ये बात उसने बिल्डर को बताई। बिल्डर पहले थोड़ा शॉक हुआ क्योंकि उसका अभी काफी काम बाकी था और वो ऐसे अच्छे कारीगर को जाने नहीं देना चाहता था। कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर तुम ज्यादा थके नहीं हो तो मेरा एक आखिरी काम कर दोगे? मैं तुम्हें एक मकान बना के देता हूँ जिसमें तुम इंटीरियर कर दोगे। सारा मटेरियल तुम ही डिसाइड करोगे, लेकिन ऐसा काम करना कि मैं जिसको बेचूं वो खुश हो जाए। सुथार को ये जरा भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन बिल्डर के इतने सालों के रिलेशन की वजह से उसने हाँ कहा। लेकिन उसका काम करने का कोई मूड नहीं था। वो जल्द से जल्द काम खत्म करना चाहता था। न तो उसने डिजाइन का ध्यान रखा, न तो मटेरियल का। जैसे जैसे काम खत्म किया और बिल्डर को देखने के लिए वहां बुला लिया। बिल्डर ने आके घर को देखा और सुथार को कहा, मैंने तुम्हारे साथ इतने सालों काम किया है, कोई काम चोरी नहीं की। मेरी कंपनी को इतने साल सर्विस देने के लिए मैं तुम्हारी कदर करता हूँ। असल में ये घर मैं बेचना नहीं चाहता, मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो तुम मटेरियल में कटौती करते और कम खर्च करते। ये तुम्हारी ईमानदारी का है और मेहनत का गिफ्ट है। ये बोलकर घर की चाबी उसने सुथार को दे दी। ये सब सुनकर सुथार सुन पड़ गया। उसका हाल बेहाल था। पूरी जिंदगी सबके घर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आखिर जो घर खुद का होने वाला था उसे में सबसे ज्यादा खराब काम किया। लेकिन अब क्या किया जाए? लेकिन जाते वक्त उससे मुंह से निकल गया, पहले पता होता तो कुछ अच्छा बना था। ऐसी बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसे नजदीक के दलदल से किसी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। किसान ने अपना सारा काम छोड़कर दलदल के पास जाके देखा तो वहाँ एक लड़का कमर तक दलदल में फंसा हुआ था। वो काफी डरा हुआ था। किसान ने उसकी मदद की और बाहर निकाला और अपने घर ले गया। किसान की पत्नी ने उसके कपड़े धोए और सुखा दिए। कपड़े सूखते ही लड़के ने कपड़े पहने और किसान को थैंक यू बोल के अपने घर चला गया। दूसरे दिन सुबह किसान के घर के पास एक बड़ी सी महंगी कार आके रुकी, जिसमें से वो लड़का निकला और उसके पीछे से एक जेंटलमैन निकले जो लड़के के पिता थे। किसान ने दोनों को घर में वेलकम करके बैठने को कहा। थोड़ा शुक्रिया अदा करने के बाद वो आदमी ने कुछ पैसे की गड्डी निकाली
और किसान को देते हुए कहा, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है, जिसके बदले में आपको छोटी सी भेंट दे रहा हूँ, प्लीज इसे स्वीकार कीजिए। किसान ने तुरंत ही मना कर दिया और कहा, ये पैसों के लिए नहीं किया मैंने, ये तो इंसानियत के नाते मेरी फर्ज थी। किसान और वो आदमी बात कर रहे थे, तभी किसान का 10 साल का लड़का वहां आया, जिसे देखकर आदमी ने किसान से पूछा, क्या ये तुम्हारा बेटा है? किसान ने कहा, हाँ। तभी वो आदमी ने कहा, आप पैसे नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक बात मान लो, इस लड़के को मेरे साथ नजदीक के शहर में भेज दो, मैं उसको अपने घर में रखूंगा और पढ़ाऊंगा और एक अच्छा आदमी बनाऊंगा। कुछ देर सोचने के बाद किसान ने हामी भर दी। अब किसान का लड़का आदमी के घर पढ़ने लगा। कुछ सालों के बाद उसने लंदन की सेंट मैरी हॉस्पिटल एंड मेडिकल स्कूल कंप्लीट किया और ऐसी दवाई बनाई जिससे करोड़ों लोगों की जान बचाई। सालों बाद वो आदमी के लड़के को न्यूमोनिया हुआ और किसान के लड़के ने बनाई दवाई से वो मौत के मुंह से बच गया। किसान का वो बुद्धिमान लड़का और कोई नहीं, वो थे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और उन्हें जो दवाई बनाई वो थी पेनिसिलिन। और उन्हें पढ़ाने वाले आदमी का नाम था लॉर्ड रैंडोल्फ चर्चिल। और जिनकी 2 बार किसान फैमिली ने जान बचाई वो थे इंग्लैंड को वर्ल्ड वॉर में लीड करने वाले सर विंस्टन चर्चिल। एक प्राइमरी स्कूल की टीचर क्लास में पढ़ा रही थी। टीचर ने बच्चों को कहा, बच्चों आप आज एक निबंध लिखो जिसका विषय है कि आप भगवान से क्या मांगना चाहते हो, और लिखने के बाद सारी कॉपी मुझे जमा करवा दीजिए। सब बच्चों ने निबंध लिखा और कॉपी टीचर को जमा करवा दी। टीचर ने वो सारी कॉपी इकट्ठा करके चेक करने के लिए घर पे लेके आ गई। जब वो कॉपी चेक कर रही थी तब एक कॉपी में लिखा निबंध पढ़कर वो फूट फूट कर रोने लगी। ये देखकर उनके पति ने कहा, तुम क्यों रो रही हो? तब टीचर ने वो कॉपी अपने पति को पढ़ने दी। पति वो कॉपी लेकर निबंध पढ़ने लगा जिसमें बच्चे ने लिखा था, गॉड आप मुझे एक स्पेशल ब्लेसिंग देकर मुझे एक मोबाइल बना दीजिए। मुझे एक मोबाइल बनकर घर में रहना है ताकि मेरे मम्मी पापा मेरे पास ही रहे, सब मेरी केयर करे। मम्मी पापा जब भी मेरी आवाज़ आए तब तुरंत ही मुझे अपने पास ले ले और देर रात तक मेरे साथ वो खेलते रहे, और इस तरह मैं सबको खुश रख सकूं, इसलिए आप मुझे एक मोबाइल ही बना दीजिए। इतना पढ़ने के बाद पति अपनी टीचर पत्नी को देखा और कहा, ओ गॉड कितना प्यारा बच्चा है, और कैसे हैं इसके माँ बाप जिनको बच्चे की कोई परवाह ही नहीं। मुझे तो दया आती है इस बच्चे पर। टीचर ने आंखों में आंसू के साथ अपने पति को देखा और कहा, ये निबंध हमारे बेटे ने लिखा है, और वो फूट फूट कर रोने लगी। पति भी उसको सहारा देते हुए देखता रहा। एक बड़े आदमी के घर एक छोटा फंक्शन था। कुछ 40-50 लोग आए थे। सब लोग उनके फ्रेंड और रिलेटिव ही थे। बुफे डिनर चल रहा था। तभी होस्ट की पत्नी ने देखा कि एक लेडी अपने बच्चे पे काफी गुस्सा कर रही थी। होस्ट की पत्नी ने जाके पूछा, आप इतना बच्चे पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? तब वो लेडी बोली, देखिए ना, ये मेरा बेटा कुछ खाता ही नहीं है, रोज खाना खाने के लिए बहाना बनाता है। मैं काफी परेशान हो गई हूँ, आप ही बताओ मैं क्या करूँ? होस्ट की पत्नी ने कहा, अरे इसमें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने सामने बैठे हुए आदमी की तरफ हाथ करके कहा, ये हमारे मित्र डॉक्टर है, वो अच्छी दवाई बताएंगे ताकि आपका बच्चा जल्दी से खाना खा ले। मेरा बेटा भी पहले ऐसा करता था, लेकिन इनकी दवाई से अब वो अच्छे से खाना खाता है, आप उनसे बात कर लीजिए। वो लेडी डॉक्टर के पास जाकर बोली, सॉरी इस जगह पूछने के लिए, लेकिन क्या मैं अपने बच्चे को आपके क्लिनिक पे ला सकती हूँ? क्योंकि मेरा बेटा कुछ खाता नहीं है, उसे भूख ही नहीं लगती। डॉक्टर ने कहा, श्योर, आप मेरे क्लिनिक पे अपने बेटे को ला सकती है, ये मेरा कार्ड है, कॉल करके आ जाइएगा। जब ये दोनों बात कर रहे थे तब एक 10 साल की कामवाली लड़की जो सबके पानी के गिलास भर रही थी, वो ये सब सुन रही थी। जैसे ही डॉक्टर खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए गए तब वो लड़की वहीं थी। डॉक्टर को अकेले देखकर उसने पूछा, डॉक्टर साहब क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। डॉक्टर ने बड़े ही प्यार से कहा, क्यों नहीं, आप एक नहीं 2 सवाल पूछ सकते हो। लड़की ने कहा, डॉक्टर साहब मेरा एक छोटा भाई है, मेरी माँ और मेरा भाई हम 3 साथ में रहते हैं। मेरे बाबा नहीं है और माँ बीमार है। वो घर पर रहकर मेरे छोटे भाई को संभालती है और मैं काम करती हूँ, लेकिन इससे हमारा गुजारा नहीं होता है। मुझे ये पूछना था कि ऐसी कोई दवाई है जिसे भूख ना लगे? अगर है तो आप मुझे दीजिए, मुझे लेनी है। ये सुनकर डॉक्टर कुछ बोल नहीं पाए और वहीं खड़े लड़की को देखते रहे। लड़की बोलते बोलते चलने लगी और डॉक्टर उनको देखते ही रहे और सोचने लगे, इस लड़की को मैं क्या जवाब दूं? किसके पास होगा ये जवाब? एक लड़का और लड़की दोनों डेट कर रहे थे।
वो एक दूसरे को काफी टाइम से प्यार करने लगे थे। दोनों साथ में घूमते फिरते और अच्छा टाइम बिताते थे। एक बार लड़के ने लड़की को कैफे में बुलाया और वहाँ दोनों बात कर रहे थे। वहाँ लड़के को लगा जैसे कि लड़की अपने मन में कुछ छुपा रही है, वो ठीक से खुल के बात नहीं कर रही है। उसका मन बहलाने के लिए लड़के ने सोचा कि लॉन्ग ड्राइव पे जाया जाए। दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे थे। लड़के ने देखा कि लड़की पहले से ज्यादा शांत हो चुकी थी। वो इस बारे में कुछ कर नहीं पा रहा था। कुछ आगे जाने के बाद लड़के ने गाड़ी हाईवे के साइड में लगाई और जेब से एक चिट्ठी निकालकर लड़की को दे दी। लड़की ने उसे अपने पर्स में रख दिया और कहा कि मैं इसे घर में जाके आराम से पढ़ूंगी। लड़के को ये अजीब लगा, लेकिन उसने कहा, तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो? काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें मुझे कुछ कहना है, पर तुम कह नहीं पा रही हो। बोल दो, तुम्हें क्या कहना है? लड़की थोड़ा डरते हुए बोली, मैं कहना चाहती हूँ कि हम अब मुझे लगता है कि हम अब साथ में नहीं रह सकते। मेरा मन कहता है कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती, इसलिए हमें अलग हो जाना चाहिए। लड़का ये सुनकर काफी शॉक हो गया। वो कार से उतरकर दूसरी साइड लड़की को समझाने जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, पीछे से स्पीड में आ रही ट्रक ने उसे टक्कर मारी। ये टक्कर इतनी जोर से थी कि लड़का कार की दूसरी साइड जाके गिरा। लड़की ये देख के शॉक हो गई। थोड़ा स्वस्थ होके लड़की ने चेक किया तो देखा कि लड़की की वहीं मौत हो गई थी। उसके बाद काफी दिन बीतते रहे। लड़की ऐसे ही अपने कमरे में बैठी थी। तब अचानक से उसे वो चिट्ठी याद आई जो लड़के ने उसे दी थी। उसने अपने पर्स खोला और उसमें से वो चिट्ठी निकाली और वो पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, डियर, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जिस दिन मुझे पता चलेगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जिंदा रह सकता हूँ। लड़की ये सुन के शॉक हो गई।